हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। ये वीडियो नवोदय विद्यालय समिति के ऑडिट असिस्टेंट का पेपर जो 2022 में हुआ था उसके मैथ्स पोर्शन के सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इस वीडियो में एनवीएस के आए हुए उस क्वेश्चंस को देखकर आप भविष्य में जो 2024 में एग्जाम होगा उसके क्वेश्चंस का लेवल का आइडिया लगा सकते हैं। अबाउट मी, आई वर्कड एज banker earlier and now I'm working as a teacher. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल ताकि इस तरह के और भी क्वालिटी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि टू पर्सन्स ए एंड बी आर लुकिंग एट अ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पूल। यहाँ पर ए होगा, ए इज़ क्लोजर टू द फुट ऑफ द टावर बाय 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है। तो ये एक टावर है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी है। ये हाइट मेरे को फाइंड आउट करनी है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है। अब अगर ये एच है तो tan 60 कितना होता है, √3। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा h/√3। और tan 45 क्या होता है, 1। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये मेरा h हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने फिगर बना ली। अब वो यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा है कि a जो है वो क्लोज़र है, मतलब b ज़्यादा है, मतलब h माइनस h/√3। ये कितना है, 70 मीटर है। ये कंडीशन दे दी। अब देखो हमको हाइट निकालनी है, तो h कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/√3। तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3। इसकी वैल्यू 70 आ गई। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर लो, तो ये √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या होगा, 70 √3 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 35। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 3 प्लस 35 √3। तो ये कितना हो जाएगा, 105। और 35 √3 मतलब 35 इंटू 1.732। तो 1.7 से ही कर लेंगे, तो 17 से कर लो। और 24, ये आ जाएगा 59.5। तो अगर ये 59.5 आ गया तो मेरा आ जाएगा 164.5। तो राउंड अबाउट अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर 164.5 के सबसे पास कौन सा है, 165। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है, अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड हाइट 48 सेंटीमीटर फुल ऑफ वाटर, एंड वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ रेक्टेंगुलर टब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 34 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर से बढ़ गई, तो x की वैल्यू क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। मतलब पहले कंटेनर में जो वॉल्यूम थी और दूसरे कंटेनर में जो वॉल्यूम होगी उन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² इंटू एच, ठीक है। और इसकी हमको लेंथ x दे रखी है, ब्रेथ ये दे रखी है, और हाइट दे रखी है 24। तो इसको अब सॉल्व कर लो। 24 टू ज़ा ये 42, इससे ये कैंसिल, ये 22/7 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 132 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया 132। अब देखिए इस सवाल में वो कह रहा है कि एक रोड है रिवर के साइड में, और दो फ्रेंड्स हैं वो P से Q तक जाते हैं और फिर P पे वापस आते हैं। और A जो है वो तो स्विमिंग करके जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और B जो है वो सेल करके जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और अगर करंट का फ्लो इतना है तो एवरेज स्पीड बताओ सेलर की। अब देखो इसमें हमें एवरेज स्पीड जो बतानी है वो सेलर की बतानी है, और सेल कौन कर रहा है, बी। तो हमें बी की एवरेज स्पीड बतानी है, तो हमें बाकी से कोई लेना देना है ही नहीं।
ठीक है। तो अगर वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, तो भाई और स्पीड ऑफ करंट ये है, तो मतलब अगर वो डाउन स्ट्रीम, अगर एक मैं डाउन स्ट्रीम मान लूँ कि ये, तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड क्या आ जाएगी, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, और अप स्ट्रीम वाली क्या हो जाएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा किसके लिए हो रहा है, बी के लिए, कि भाई बी जो है पी से क्यू तक गया और क्यू से पी वापस आया। तो एक मेरा हो गया डाउन स्ट्रीम, एक मेरा हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अब मेरी जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक मेरा एक्स से चल रहा है, ठीक है, और एक वाई से चल रहा है, तो ये एवरेज स्पीड मेरी निकल के आती है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसी तरह से इसकी अगर दो स्पीड हैं तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब 2 इंटू 24 इंटू 12 अपॉन 36। तो ये कितना आ जाएगा, 16 क्या, किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रॉपर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें बॉड मास का इस्तेमाल होता है। और बॉड मास में जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रैकेट्स का पहले सॉल्व करा जाएगा, तो ब्रैकेट्स में भी डिवीजन जो है वो पहले होगा। तो 6 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, 3, और 3 इंटू 1/3 हमें क्या दे देगा, 1। तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन आ गया 1। उसके बाद हम लोग ये ऑफ वाला पोर्शन देखते हैं। ये ऑफ वाला क्या दे देगा मेरे को, 1/9। ठीक है, 1/9, और ये है 1/9 डिवाइड बाई 1/9। और इससे पहले क्या आ रहा है कि 4 2 8 और 1 9/2 ऑफ 16/3। ठीक है, और 1/9 डिवाइड बाई 1/9, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू 1, ये ब्रैकेट 1 आ गया। तो अब ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। और सिंप्लीफाई इसको करते हैं, तो सबसे पहले ये ऑफ वाला काम होगा, तो 2 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 24। तो डिवाइड बाई 24 मतलब 1/24, प्लस ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा 8 2 16, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 2/5 3 ज़ा 15 प्लस 3/4। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 15 3 ज़ा 45 डिवाइड बाय 60। तो ये हो जाएगा 53/60, ये मेरा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अ मैन रोज अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर अपस्ट्रीम इन 3 hours and 10 minutes and twice the distance downstream in 90 minutes. What is the ratio of speed of rowing in still water and speed of current? तो 3 आवर एंड 10 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 190 मिनट। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल लो। तो ये अपस्ट्रीम है तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, वेयर x जो है स्पीड ऑफ, क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, और y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो मेरे को क्या निकालना है, x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो एक तो कंडीशन ये होगी, और ट्वाइस द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 90 मिनट, तो टाइम इज इक्वल टू 2d अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये देख लो कि अगर 2d मेरा ये आ रहा है, ठीक है, तो मेरा नॉर्मल d अपॉन एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 45 इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो d की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। ठीक है, या फिर आप निकाल लीजिए कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन 190 डिवाइडेड बाय d अपॉन 45, तो 45 अपॉन d हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। तो अब एक बार इनको क्या कर दो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सी एंड डी लगा देंगे। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में एक बार तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये ऐड होंगे तो ये ऐड होके क्या दे देगा, x अपॉन वाई की वैल्यू दे देगा। तो 9 प्लस 38 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 38 माइनस 9, तो ये क्या दे देगा, 47 अपॉन 29। ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर कुछ है तो एक बार तो हो जाता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और एक बार हो जाता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 47/29 मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर एक 9 डिजिट नंबर है और वो 72 से डिविजिबल है तो 3x माइनस 4y की वैल्यू बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे हमको ये दिया हुआ है कि 72 से डिविजिबल है, तो इसको हम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। ये कौन से फैक्टर्स में टूट जाएगा, 8 और 9। तो हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, एक बार 8 से, एक बार 9 से, और उससे हम कोशिश करेंगे x और y की वैल्यू पता करने की। नाउ कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी बाय 8 अगर हम देखें पहले, कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, कि जब भी उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स 1 2 3, ये लास्ट की 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 8 हैं, अगर वो डिविजिबल बाय 8 हैं तो वो पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ मान लीजिए 10 डिजिट्स हैं और आखिरी की 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल होनी है, तो ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। नाउ अगर हमें पता करना है कि डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे निकालेंगे, तो डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर उस डिजिट की सम ऑफ द डिजिट्स, मान लीजिए एक्स वाई जेड के ये है, हमें ये पता करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के ये 9 से अगर डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल हैं तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि अगर 8 से करना है हमको पहले चेक, ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स देख लेंगे कि 31y जो है मेरा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो 8 3 ज़ा 24, 24, तो यहाँ बचा 7 रिमाइंडर। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 9 ज़ा 72, तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी ये 8 से डिवाइड होगा। क्योंकि वो बोल रहा है कि ये है, तो मतलब हम y की वैल्यू 2 मान लेंगे। अब जब हमने y की वैल्यू 2 मानी तो अब इसमें रख देंगे हम y की वैल्यू को एज 2। ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको अब नेक्स्ट कंडीशन का यूज़ करना है, जो कि है 9 से डिविजिबिलिटी। तो अब जितना जितना हमारा 9 बनता चला जाएगा उतना हम हटाते जाएंगे और उसी से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 6 7 8 9 ये दोनों हट गए, ठीक है। 7 8 9 ये दोनों हट गए, और 8 और 1 9 यहाँ से हट गया, तो 1 बचा, और 5 6 6। तो अगर ये 6 है तो मेरी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू मेरी 3 होनी चाहिए, तभी वो हो पाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आप रख दीजिए 3 और y की वैल्यू आप रख दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ए एंड बी जो हैं वो दो स्टेशन हैं और ये दोनों स्टेशन जो हैं ये 645 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ से एक ट्रेन चलती है सुबह के 8 बजे और यहाँ से दूसरी ट्रेन चलती है 10 बजे। तो अब हम कैसे निकालेंगे किस टाइम वो मीट हुई, हम इसे मान लेंगे कि ये 10 बजे तक कितना चली ए वाली जो है, तो ये 1 घंटे में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर, है ना। तो 2 घंटे में कितना चल देगी, 120 किलोमीटर। तो अगर 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल लेगी तो अब मेरा डिस्टेंस कितना रह गया इन दोनों के बीच का, 525 किलोमीटर। तो अब अगर मेरा डिस्टेंस 525 किलोमीटर रह गया तो मैं टाइम ऑफ मीट कैसे निकालूंगा, भाई ये जो डिस्टेंस है ये और कितनी स्पीड है। अब एक ट्रेन मेरी यहाँ से जा रही है, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, तो मैं स्पीड क्या कर दूंगा, इनकी ऐड कर दूंगा, तो मेरी स्पीड हो जाएगी ऐड, तो ऐड हो जाएगी तो ये 105 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 घंटे बाद मिलेंगी ये। तो 5 घंटे बाद कब के, 10 बजे के 5 घंटे बाद। कहने का मतलब ये है कि दोपहर के 3 बजे ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, तो आंसर हो गया 3 PM। देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर, इसको एम्प्टी करा गया एक पाइप के द्वारा एट अ रेट ऑफ 23.1 लीटर पर सेकेंड। तो कितना समय लगेगा इसके 3/4 पार्ट को एम्प्टी करने में, अगर रेडियस जो है टैंक का वो 21 मीटर है। तो अगर 23.1 लीटर पर सेकेंड कर रहा है, इसका मतलब 1 सेकेंड में वो कितना लीटर पानी खाली कर रहा है, 23.1। ठीक है, तो अब हमें ये टाइम निकालना है। ठीक है,
और हम इसकी निकाल लेंगे कि भाई पूरी वॉल्यूम क्या है। तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कितना है 21, और इसका कितना पार्ट, 3/4 पार्ट निकालना है हमें, तो ये हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 22/7 कर लो इसको, है ना। तो ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, और इसका ये कट गया, यहाँ 11 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 3, राइट, डिवाइड बाय 23.1। तो ये आंसर आ जाएगा 630। तो आंसर क्या आ गया, 630 ए। देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 84 इफ ईच ऑफ 75% ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 6 एंड ईच ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 9, तो न्यू एवरेज क्या है। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपका 75% क्या होगा, 3/4, उसको इंक्रीज करना है बाय 6 से। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब मैं प्लस का साइन लूंगा, तो +6। ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 9, तो रिमेनिंग कितने होंगे 1/4, क्योंकि 75% तो 1/4 25%, और उसको डिक्रीज करा गया बाय 9, तो मैं यहाँ -9 ले लूंगा। तो अब ये मेरा रिजल्टेंट आया, मतलब मुझे नए हमारा जो पहले एवरेज दिया हुआ था उसमें यही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कितना आ गया 18/4 -9/4 मतलब 9/4, और ये आ गया 2.25। तो मतलब जो मेरा एवरेज पहले दिया हुआ था 84, उसमें मैं 2.25 क्या कर दूं, ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 86.25, और यही मेरा क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये आता माइनस में तो हम 84 में वो चीज़ माइनस कर देते। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ अ हिल 270 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। अब देखो एक ये हिल है और ये पोल है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि इसके टॉप पर और एक इसके बॉटम पर वो एक एंगल बना रहा है, ठीक। तो कितने का एंगल बन रहा है, तो एक तो मेरा बन रहा है टॉप पर तो 30 डिग्री, और बॉटम पर कितना बन रहा है 60 डिग्री का। और टॉप ऑफ द हिल क्या है 270 मीटर हाई है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, tan 60 कितना हो गया √3। तो ये आ गया 270/√3। now 270/√3 क्या दे देगा 90√3। तो ये बेस मेरा आ गया 90। अब इसको 90√3 कर लो, तो 1/√3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया मेरा 90, ये कितना हो गया 90। तो अगर ये 90 होगा तो मेरा पोल जो है यहाँ तक की ये कितनी होगी 270 - 90 मतलब 180। तो ये मेरा हो गया 180। तो वो कह रहा है हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल मेरी आ गई 180 एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। तो फ्रॉम द हिल डिस्टेंस कितना है 90√3, 90 कॉमन ले लो 2 - √3, यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इन x लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर, एसिड इज 62.5%। व्हेन 12 लीटर्स ऑफ एसिड इज एडेड टू द सॉल्यूशन, तो एसिड और वाटर जो है वो इतना बन गया 13:7। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इनिशियली एसिड अगर मेरा 62.5 था परसेंटेज था, तो 62.5 परसेंटेज को आप तेज़ी से कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन में, ये होता है 5/8। ये कैसे निकाला, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो 5/8 कितना हो जाएगा मेरा 62.5%। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 62.5% 5/8 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एसिड और वाटर का अगर मैं रेशियो लिखूंगा तो 5:3 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल है। तो 5 अगर एसिड है तो 3 मेरा वाटर है। व्हेन 12 लीटर ऑफ एसिड इज एडेड, तो मैं कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं एसिड को कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा वाटर क्या है कांस्टेंट है। रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर जो है वो मेरी 13:7 रह जाएगी। तो अब ये
मेरे को क्या करना है, वाटर को कांस्टेंट करना है। तो वाटर को यहाँ पर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा बराबर हो जाएगा वाटर, क्योंकि मैं मिक्स क्या कर रहा हूँ, मैं एसिड कर रहा हूँ। अब जब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, और मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। जब यहाँ करा 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब मेरी नई रेशियो आ गई एसिड और वाटर की कि 35 और ये 21 और ये 39 और ये 21। तो इसका मतलब ये होगा कि पानी तो हमने ऐड करा नहीं, लेकिन हमने हाँ एसिड ऐड कर लिया। तो कितना ऐड कर लिया, तो रेशो में हमने 4 ऐड कर लिया। और ये लीटर में कितना कह रहा है, 12 लीटर। तो 4 यूनिट को आपने क्या कह दिया कि ये तो 12 लीटर के बराबर है, मतलब मैंने कितना मल्टीप्लाई बाय 3 करा। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स क्या है, ये वैल्यू होगी भाई एक्स की, ठीक है। तो 56 जो होगा यूनिट, ये कितने लीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो 56 इंटू 12/4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 168 लीटर। तो आंसर आ गया, कितना आ गया, 168। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल रोलर है जिसमें आयरन जो है वो 2.4 मीटर लॉन्ग है, उसका इंटरनल रेडियस जो है 36 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर इंटरनल रेडियस 36 है और थिकनेस ये है तो एक्सटर्नल रेडियस कितना आ जाएगा, 61। 36 + 25 61। अब उसने हाइट कितनी दे रखी है, हाइट उसने दे रखी है 2.4 मीटर, मतलब 240 है ना सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि मास ऑफ द रोलर क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो तुम्हें कह रहा है कि 18 ग्राम का मास है। तो ये वॉल्यूम जो मैं निकालूंगा इससे मेरा निकल जाएगा कि कितना मास होगा। तो अब ये ब्रैकेट से तुम्हें निकालना है, तो ये तुम कैसे निकालोगे भाई, सिलेंडर की वॉल्यूम का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है πr²h। तो पाई तुमने ये ले लिया। अब ये तो नॉर्मल का होता है, लेकिन ये रोलर है, तो यहाँ पर चलता है r² - r²। तो r² माइनस ये हो गया एक्सटर्नल रेडियस, ये हो गया इंटरनल रेडियस। इसको तोड़ दो आइडेंटिटी से, r + r इंटू r - r। तो एक बार तो इन दोनों को तुम जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 97। और r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r करोगे, वो तुम्हें दे ही रखा है भाई यहाँ पे, थिकनेस 25। और इनकी हाइट कितनी हो गई, हाइट यहाँ बताई थी 240 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा πr²h, ठीक है। तो यहाँ पर ये रख दो कि पाई इंटू 97 इंटू 25 इंटू 240 ये कितना होगा। तो इस सारे को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि पाई इंटू 97 इंटू 25 इंटू 240 इंटू 18 ग्राम्स। तो अब पाई तो उसने ऐसे ही दे रखा है, तो पाई को हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है, हमें करना है इसको कैलकुलेट, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये आ जाएगा 25 इंटू 24, ओके 25 इंटू 18, 8 5 19 21 450, राइट। तो 450 इंटू 97, तो ये आ जाएगा, मतलब जब हम सब ये सारा सॉल्व कर देंगे तो 45 इंटू 24 91080 तो 97, तो 8 7 56, राइट। तो ये हो जाएगा 10476, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 60 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 1/3, मतलब भाई 33 1/3 क्या होता है, ये 1/3 होता है। तो अगर एसिड और वाटर का मिक्सचर है और उसमें 1/3 वो एसिड बोल रहा है, मतलब 20 लीटर वो एसिड बोल रहा है, और 40 लीटर क्या बोल रहा है, वाटर बोल रहा है। ये मैंने लीटर में बात कर ली। अब मैं वाटर कितना ऐड करूं ताकि मेरे मिक्सचर में 25% एसिड हो जाए, तो मुझे वाटर ऐड करना है, ठीक है। और मुझे ये इस तरह से ऐड करना है कि मेरे मिक्सचर में जो है, अब एसिड 25, अब वो कह रहा है कि अगर वाटर ऐड करना है तो तुम्हारा एसिड तो इतना ही रहेगा 20 लीटर का 20 लीटर, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये 20
लीटर जो है ये कोरस्पॉन्ड किसे कर रहा है 25% को। तो अगर 20 लीटर 25% होगा तो 75% मेरा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, और वाटर 75% कैसे निकालूंगा, इसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 60 लीटर, मतलब 60 लीटर मेरा पानी हो गया। तो मैंने कितना लीटर पानी ऐड कर दिया, 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, भाई 40 से 60 हो गया, तो 20 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट प्रिज्म 16 सेंटीमीटर हाई स्टैंडिंग ऑन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ईच ऑफ whose equal sides is 12 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 16 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्रिज्म का कितना होता है भाई, ये होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस का तुम पेरीमीटर निकाल ही लोगे कि भाई दो साइड तो 12 12 हो गई और एक साइड क्या हो गई 16 हो गई, और हाइट तुम्हारी कितनी हो गई 16 हो गई, तो ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा 640। तो आंसर तुम्हारा आ गया 640। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एन आइटम कॉस्ट 25,000 रुपीज़, द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम द इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो थी वो 25,000 थी, मार्क प्राइस को वो बोल रहा है कि 25% अबव होगी। तो 25% का मतलब है 4 से 5 पर जा रहा है, तो 4 अगर मेरा 25,000 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो 5 मेरा किसको करेगा 31250 को। ठीक है, तो ये मेरी मार्क प्राइस हो गई है। वो कह रहा है डीलर ए बॉट द आइटम फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो डीलर ए के ऊपर आते हैं, उसने क्या करा, उसने ये आइटम खरीदा, कितने पर खरीदा 30% डिस्काउंट मार्क प्राइस पर। तो मतलब मैं 31250 का 70% निकालूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 21875। ठीक है, और एंड सोल्ड बाय गिविंग 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ये 21 है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा 85% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब 3125। तो अब 3125 को 8.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3125 85 10 24 25। ठीक है, तो ये आ गया 26562.5, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया ए का। अब वो कह रहा है डीलर बी बॉट द सेम आइटम फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बी का क्या आ जाएगा, 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 से 4 पर जा रहा है, तो मेरी मार्क प्राइस कितनी है 31250 था, तो मेरी 4 कितना आ जाएगा 5 6 30 5 2 10 6250 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000। और सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस उसने कर दी 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, मतलब 75% किसका देगा मार्क प्राइस का। तो ये हो जाएगा इंटू 3 2347.5। ठीक है, अभी मैंने बी का कर लिया, अब सी पर आ जाओ। सपोज डीलर सी बॉट द सेम आइटम एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। तो अब डीलर सी ने जो है 25%, अब ये सेम यही वैल्यू आ जाएगी कि ये भी 25% डिस्काउंट पे था, तो ये आ जाएगा 23437.5। और उसने सेल कर दिया, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10% और P% का, ताकि उसको 2% का प्रॉफिट हो। अब 2% का प्रॉफिट होने के लिए मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस अगर तुम्हारी ये है कि 23437.5, ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है, 2% प्रॉफिट निकालना है। तो 234.375 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 468.750। ठीक है, तो 23437 प्लस 468.75, तो ये हो जाएगा 23905। ठीक है, 23905, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा 23905। अब देखो वो क्या बोल रहा है,
वो कह रहा है कि तो मुझे ये बताओ कि लॉस परसेंटेज क्या है डीलर बी की। तो डीलर बी की मतलब मैं इसमें बात करूंगा, ठीक है। तो लॉस है तो प्रॉफिट वाला तो आएगा ही नहीं। अब लॉस परसेंटेज क्या 6.25 है, तो हम इसको चेक कर लेंगे, अगर ये है तो यही होगा आंसर, वरना सी होगा। तो 6.25 का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस मेरी 16 हो और सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो, 15 हो जाए। तो 16 मेरा किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, इसके कॉस्ट प्राइस को, 25,000 को, ठीक है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, ये अगर मेरा ये आ जाए तो मतलब ये मेरा सही है। तो 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, 4 1 4, 4 5 20, 4.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, ये यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 6.25% से इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि फॉर डीलर सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अब हमें पता है कि उन्होंने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे, एक तो 10% का था और एक P% का था। तो डिस्काउंट किस पर दिए होंगे, मार्क प्राइस पर। तो एक तो आप 10% का दे दो जैसा कि वो बोल रहा है, तो अब आप कितने का डिस्काउंट और दोगे ताकि मेरा सेलिंग प्राइस इतना इतना पहुंच जाए 23905। तो मैं 28125 में आप थोड़ा सिमिलर 10% ही देख लो, 2812.5। तो ये मेरा कितना दे रहा है, तो ये तो मेरा वैल्यू इससे ज़्यादा दे रहा है, तो मतलब मुझे और ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये दोनों तो आंसर नहीं आएंगे भाई, 10% से नहीं आ रहा, वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो मुझे और ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मैं 15% ट्राई करता हूँ, अगर वो नहीं, अगर वो आ गया तो ठीक है, वो नहीं आया तो 12% ही मेरा आंसर होगा। तो 25312.5 तो मेरा आ ही गया था। अब मैंने 10% मेरे मेरा ये था, तो मेरा 5% क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8, 2 6 12, 2 2, तो ये मेरा आ जाएगा 3, ये मेरा आ जाएगा 6, ये मेरा आ जाएगा 0 9 3 2 3 9 0 6, तो लगभग इतना आ रहा है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 15%। 15%, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट या लॉस अर्नड बाय डीलर ए एंड बी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, ए और बी का पहले कॉस्ट प्राइस ले लो। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 25,000 और 21,875 ना, तो यह आ गया 46,875। और इनका आप सॉरी, हाँ यही होगा। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, नेट 23437 और 26562, मतलब इसको आप 50,000 मान लो। तो लगभग कितने का गैप आ रहा है, अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या हो रहा है, हो तो प्रॉफिट ही रहा है, तो लॉस वाले तो अपने आप वैसे ही हट जाएंगे। अब 1500 का आएगा नहीं, 3175 का है, अब देख लो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 3125 रुपये का है, तो 3125 का क्या आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर है। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि फॉर डूइंग अ सर्टेन वर्क ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी एंड बी इज 10% लेस एफिशिएंट देन सी। अब देखो ऐसा है कि सी अगर 10%, बी अगर 10% लेस है तो सी की एफिशिएंसी अगर 10 है तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 9। और ए 60% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब बी अगर 5 है तो ए की 8 हो जाएगी। तो इसको 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए की क्या हो गई भाई, 9 × 8 हो गई, राइट। तो ये कितना आ गया, 72, ये कितना आ गया, 45, और ये कितना आ गया, 50, ठीक है। ये तीन जो है मेरी एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है कि सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 आवर्स। इसका मतलब मेरा काम है कितना, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 आवर्स, मतलब काम कितना है, वर्क कितना हो गया भाई, जितनी एफिशिएंसी है वो, और इन टू ये तो कितना आ गया,
1800, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर एक साथ काम करना शुरू किया तो कितने टाइम में जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कर लो 1800 अपॉन 167, इन सब का एडिशन। तो अब इसमें से आंसर क्या आएगा, देखो तेज़ करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, लास्ट यूनिट डिजिट देखो, 7 5 से 35 होगा, और जब मैं 130 में प्लस करूँगा तो ये यूनिट डिजिट 5 देगा, और यहाँ मेरा आना है 1800 न्यूमरेटर में। तो ये नहीं हो सकता। 7 3 से 21, ये यूनिट यूनिट डिजिट 1 दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 9 7 से 63, ये यूनिट डिजिट 3 जो हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 7 0 0, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1670 प्लस 130, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आ रही है, राइट। और 1800, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया डी। अब देखो वो इसी सवाल में आगे बोल रहा है कि अगर ए और बी लेफ्ट द वर्क 2 days एंड 5 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो वैसे तो ये काम 1800 होता है टोटल काम, लेकिन अब ये बोल रहा है कि उन्होंने दो, ए ने 2 दिन पहले और बी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया काम। तो इसमें में करने के लिए हमारा तरीका क्या होता है, हमारा तरीका बेस्ट ये होता है कि आप उनको, ये कह रहे हैं ना कि 2 दिन पहले छोड़ दिया, आप इनको 2 दिन और काम कराओ कि ठीक है। तो अगर ए 2 दिन और काम करता तो 144 करता, ठीक है। और बी जो है अगर 5 दिन काम करता तो कितना काम करता, 45 × 5, 225 करता, और डिवाइड बाई क्या कर देते फिर, 167 कर देते, ठीक है। तो इन सब का वो क्या आएगा, ये आएगा 2169 अपॉन 167। तो अब आप डिवाइड कर लो, 1 × 167 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 16, 499, 499, और ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा 434। तो देखो ये 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, अप्रॉक्स निकालने हैं, तो 12 पॉइंट कुछ में फिर ये आ जाएगा 13 days। देखो वो क्या कह रहा है कि ए और बी ने टुगेदर 8 दिन काम किया, तो ये हो गया 936। तो अब कितना काम बचा भाई 1800 के लिए, ये बच गया 864 काम। तो ये 864 को सी कितने टाइम में करेगा अकेला, तो डिवाइड बाय 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17.28, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 3:3/8:1/2:3/4। आफ्टर 6 months ए इंक्रीजेस कैपिटल बाय 50%, ठीक है, एंड बी रिड्यूसेस हिज कैपिटल बाय 25% एंड सी रिड्यूसेस बाय 1/3। तो अब देखो, अगर ए बी और सी ने काम शुरू करा है तो 3/8, 1/2, 3/4 इनका एलसीएम ले लो, तो 64 एलसीएम आ रहा है। तो 64 अगर एलसीएम आ रहा है तो 8 8 6 2 8 3 24, तो 24 ले लूँगा मैं, ठीक है। कब तक के लिए, 6 months के लिए। उसके बाद 32 6 months के लिए, और उसके बाद 16 14 6 months के लिए। अब क्या हुआ कि उसके 6 महीने बाद ए इंक्रीजेस कैपिटल बाय 50% एंड बी इंक्रीजेस रिड्यूस्ड कैपिटल बाय 25%। 25% से रिड्यूस कर दिया मतलब 3/4 करा, 24। और सी रिड्यूसेस कैपिटल बाय 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा, 32 × 6, ठीक है। अब आप ये देखो कि 6 तो सब में से हट गया ना, तो ये हमारे पास 6 तो हम हटा लेंगे सब में से, ये कॉमन हो गया, कॉमन निकल के कट जाएगा। अब ये कितना रह जाएगा 60, और ये कितना रह जाएगा
56 और ये कितना आ जाएगा 80, है ना 80। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इफ़ यू वांट टू, है ना। तो ये आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 4 4 2 ज़ा 8 0। तो ये रेशियो आएगी मेरी 15:14:20। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो है क्वेश्चन वही, इसमें वो बोल रहा है कि इफ़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बीज शेयर इन द प्रॉफिट वाज इतना, तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो हमने रेशियो निकाली थी, जो रेशियो ये आई थी 15:14:20 आई थी आफ्टर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद ये आई थी ना रेशियो। तो अब इसी में वो बोल रहा है कि अगर 14 की वैल्यू 107800 है तो 20 किसको कोरस्पॉन्ड करेगा। तो यार कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा, 77 टाइम जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 154000। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर x इज डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर इज 6, व्हेन डिवाइडेड बाय 21 रिमाइंडर इज 12। नंबर लाइज बिटवीन 303 एंड 350। तो हम 304 से शुरुआत कर लेते हैं। अब आप इसको 21 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 10 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर इसमें 10 बच रहा है तो 12 किस में बचेगा फिर रिमाइंडर, ये 12 बचना है मेरा रिमाइंडर। तो 306 में 12 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर पहली डिजिट मेरी इसमें 306 है, मैं पहले इसका देख रहा हूँ, तो मेरी अगली डिजिट कौन सी होगी जिसमें मेरा 12 रिमाइंडर बच रहा होगा व्हेन डिवाइड बाय 21। तो इसमें ही 21 ऐड कर दो, तो कितनी होगी वो 327। और उससे अगली कौन सी होगी 348। अब जो इससे अगली होगी वो 350 से बाहर चली जाएगी, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो ये मेरे 3 डिजिट नंबर्स वो हो गए जो मेरे 12 रिमाइंडर देंगे व्हेन डिवाइडेड बाय 21। नाउ एक कंडीशन मेरी ये है कि जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 6 बचना चाहिए। तो इसमें कौन सा है वो, भाई 9 3 से 27, 9 4 से 36। ये तो रिमाइंडर कुछ दिन का, तो ये तो है नहीं वो नंबर। 9 3 से 27, 9 7 से 56, तो ये 1 दे रहा है रिमाइंडर, तो ये भी नहीं है। 9 3 से 27, 72, तो ये दे रहा है। तो ये मेरा 6 रिमाइंडर दे रहा है वन डिवाइडेड बाई 9। तो क्या नंबर है मेरा वो मेरा नंबर है 348। अब वो कह रहा है इसकी सम ऑफ डिजिट्स बताओ, तो कितनी आ जाएगी 15। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 15। ठीक, गुड क्वेश्चन। देखो जैसे ये सवाल है 454653986889 डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर m, द रिमाइंडर इन ईच केस इज n। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर m से डिवाइड करना है मतलब HCF से डिवाइड करना है, तो तुम्हें HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालोगे, 5398 माइनस क्या कर दोगे 4546, ठीक है। और 68 में से 5398 कर दोगे माइनस, और 6889 में से क्या माइनस कर दोगे 4546 कर दोगे। तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 852, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 1491, और यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 2343। तो अब जब इनका हम वो निकालेंगे HCF, तो इसका HCF क्या आ जाएगा मेरा 213। तो जब मेरा HCF 213 आ गया तो M की वैल्यू मतलब क्या हो गई 213। अब 4546 को 213 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 73। तो तुम्हारा रिमाइंडर जो दे रहा है वो दे रहा है 73। तो N जो हो गया वो 73 हो गया। तो 2m माइनस 3n, तो 2 3 2 2 2 4 माइनस 3 9 3 7 21। तो मेरा क्या आ रहा है 207। अब तुम्हें निकालनी है इसकी सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएंगी 7 8 9। तो 9 तुम्हारा आंसर आ गया। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप आपने जो भी इस वीडियो से नॉलेज गेन करी हो
उसे आप आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में यूटिलाइज़ कर पाएँ। थैंक यू।